कहते हैं इस नीलकोट गांव की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, यहाँ का सन्नाटा भी जैसे सांस लेता है और हवा में किसी अनजानी मौजूदगी की आहट महसूस होती है। कभी कभी आधी रात के बाद बिना हवा के भी पेड़ हिलते दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक है, कल भोर होते ही मैं डाकघर आ जाऊंगा। आज इस अंधेरे में रास्ते पर ना निकलना ही बेहतर होगा। आप अभी आराम कर लीजिए, सफर भी लंबा था और सामान भी अभी अभी घर पहुंचा है। गांव में रात को रास्ते थोड़े सुनसान रहते हैं, इसलिए सुबह उजाला होने पर ही बाहर निकलना अच्छा रहेगा। सोमेश एक पुराने डाकखाने में काम करता था। हाल ही में हुए तबादले की वजह से आज वह अपनी पत्नी रागिनी के साथ नीलकोट नाम के इस अनजान गांव में आया था। जब वे गांव पहुंचे तब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, आसमान धुंधला था और हल्का हल्का कोहरा पूरे इलाके में तैर रहा था। अब बताओ तो, रात में खाएंगे क्या? तुम राशन तो लाई नहीं। हर काम इतनी जल्दबाजी में करते हो। एक बार सामान समेटते समय ठीक से देख तो सकते थे। अब बोलो हम क्या करें? घर में और भी कुछ खास नहीं बचा है। इतनी रात को मैं क्या बनाऊं? अरे गलती हो गई मुझसे, इतना सामान था, शायद उसी में ध्यान नहीं गया। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई दुकान खुली मिल जाए। रात काफी हो चुकी है, बाहर कोहरा भी है। मुझे ठीक नहीं लग रहा कि तुम अभी बाहर जाओ। सुबह तक काम चला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस आसपास ही देखता हूँ। अगर दुकान मिल गई तो ठीक, नहीं तो तुरंत लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना और रास्ते में ध्यान से जाना। गांव नया है, हमें अभी कुछ पता भी नहीं है। हाँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। कुछ मिल गया तो लेकर आता हूँ, नहीं तो खाली हाथ ही वापस आ जाऊंगा। पत्नी को घर पर छोड़ने के बाद सोमेश धीरे धीरे कोहरे से ढकी गांव की सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ फैले धुंध के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं रेल की पटरी की तरफ से कभी कभी इंजन की सीटी की आवाज गूंज उठती, जो सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। चलते हुए सोमेश के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और वह इस अनजान गांव के अजीब माहौल को महसूस करते हुए आगे बढ़ता चला गया। ठंडी हवा के झोंके कभी कभी कोहरे को चीरते हुए गुजरते और माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात होते ही यहाँ जिंदगी ठहर जाती हो। लगता है इस तरफ दुकान मिलना मुश्किल है। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है। शायद मुझे थोड़ा और आगे जाकर देखना चाहिए। क्या पता आगे कहीं कोई छोटी दुकान खुली मिल जाए। घर में अन्न भी नहीं है, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो रागिनी परेशान हो जाएगी। मैं भी ना, नया गांव है और मुझे पहले ही जरूरी चीजें देख लेनी चाहिए थी। अब रात में ऐसे भटकना पड़ रहा है। चलो थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ, शायद किस्मत से कहीं कोई दुकान खुली मिल जाए। अगर नहीं मिली तो वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। अचानक सड़क के ठीक दाहिनी ओर लालटेन की पीली रोशनी चमचमा रही थी। वहीं पुरानी लकड़ी की घुमटी वाली दुकान थी। सोमेश रुक गया। अरे ये क्या, यहाँ एक छोटी सी गुमटी दुकान है। मैंने आते समय रास्ते में यही दुकान तो देखी थी, या शायद मैं गलत याद कर रहा हूँ। इस गांव में तो मैं नया हूँ, लेकिन ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चलकर पास से देखता हूँ, अगर दुकान खुली हुई मिल गई तो अच्छा है। इतनी रात में अगर यहीं कुछ मिल जाए तो बड़ी राहत हो जाएगी। अच्छा हुआ मैं थोड़ा और आगे आ गया, नहीं तो ये दुकान शायद दिखती ही नहीं। तभी उसकी नजर दुकान के अंदर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह देखने में गांव की साधारण स्त्री जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मीठी मुस्कान फैली हुई थी जो माहौल से मेल नहीं खा रही थी। उसकी आंखें जैसे सीधे सोमेश को ही देख रही थीं। सोमेश को देखते ही
उसने धीमी, मधुर लेकिन विचित्र आवाज में बात करना शुरू किया। ए बाबू, आइए आइए ना, मेरी दुकान में आइए। इतनी रात में बाहर क्यों भटक रहे हैं? जो चाहिए आराम से मिल जाएगा यहाँ। घबराइए मत, अंदर आइए। अभी दुकान बंद नहीं की है मैंने। गांव में रात को सब जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर और बैठती हूँ। बताइए बाबू, क्या चाहिए आपको? चावल, आटा या कुछ और? जो चाहिए निकाल देती हूँ। दुकान के करीब पहुंचते ही सोमेश अचानक थोड़ा ठिठक गया, जैसे उसे वहां के वातावरण में कुछ अटपटा महसूस हुआ हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही दुकान की चौखट पर पहुंचा, उसकी नजर दुकान के बीचों बीच सामने रखे एक पुराने मटके पर जा टिकी। उस मटके के चारों ओर काली सी काई जमी हुई थी, जैसे वह बहुत सालों से वहीं रखा हो। मटके के आसपास की जमीन भी नम और धुंधली सी लग रही थी। सोमेश कुछ पल तक उसे देखता रहा। अरे बाबू, जरा सुनिए ना, ये मटका रास्ते में रखा है, बार बार पैर लग जाता है। मेरी आंखों में कई दिनों से जलन हो रही है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। आप जरा इसे पैर से किनारे कर दीजिए ना, नहीं तो मैं खुद हटा देती, लेकिन अभी ठीक से देख नहीं पा रही। अच्छा, ये मटका ठीक है, हटा देता हूँ। वैसे यहाँ बीच में क्यों रखा है? किसी काम का है क्या? अरे नहीं बाबू, पुराना बेकार मटका है, कब से पड़ा है, बस फेंकना ही था। आप जरा इसे दूर कर दीजिए, दुकान में जगह भी खाली हो जाएगी। ठीक है, अगर बेकार है तो हटा देता हूँ। मुझे लगा शायद किसी काम का होगा, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, अभी हटा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सोमेश ने बिना कुछ सोचे चंदा के कहने पर उस मटके को जोर से लात मार दी। जैसे ही उसका पैर मटके से टकराया, वह दूर जाकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा और जोरदार धमाके से टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। मटका टूटते ही उसके अंदर से राख जैसी धूल, छोटी छोटी हड्डियों के अवशेष और सूखे हुए मुरझाए फूल बाहर फैल गए, जैसे वे बहुत सालों से उसके अंदर बंद पड़े हों। जमीन पर गिरते ही उन चीजों से एक तेज सड़ी हुई दुर्गंध हवा में फैलने लगी, जिससे आसपास का माहौल भारी सा लगने लगा। सोमेश कुछ पल तक टूटे हुए मटके और जमीन पर बिखरी उन चीजों को देखता रह गया। ये कैसी बदबू है? और ये जमीन पर क्या बिखरा हुआ है? ये सब क्या है यहाँ? अरे कुछ नहीं बाबू, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ आसपास बच्चे खेलते रहते हैं ना, पता नहीं कौन क्या उठाकर फेंक जाता है। मैं तो रोज साफ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जाती है। बाबू आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मुझे चावल चाहिए। आपके पास चावल हैं क्या? मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए। हाँ बाबू, है ना, अभी देती हूँ, आप यहीं रुकिए। फिर उसने दुकान के एक कोने से एक पैकेट उठाया, जो बाकी सामान के मुकाबले बिल्कुल नया और चमकदार लग रहा था। उसने धीरे से वह पैकेट सोमेश के सामने रख दिया, जैसे वह उसी के लिए पहले से अलग रखा गया हो। उस पैकेट पर धूल का एक भी कण नहीं था, जो इस पुरानी और जर्जर दुकान में थोड़ा अलग सा लग रहा था। सोमेश ने बस सामान्य नजर से उस पैकेट को देखा। उसे यह समझ नहीं आया कि इतनी पुरानी दुकान में इतना नया पैकेट कैसे रखा हुआ है। अरे बाबू, आपके लिए सबसे बढ़िया चावल दूंगी। लीजिए बाबू, ये चावल रख लीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, आपका आना ही मेरे लिए काफी है। अरे पैसे क्यों नहीं लगेंगे? नहीं नहीं, मैं तो पैसे जरूर दूंगा। मैं सामान लेकर बिना पैसे दिए नहीं जा सकता। अरे बाबू, रहने दीजिए ना, आपसे पैसे लेकर क्या करूंगी। आप बस जब भी जरूरत हो मेरी दुकान पर आ जाइए, आपका आना ही काफी है। जो भी चाहिए हो आप शाम के बाद आकर ले जाइएगा। आप पैसे ले लीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं है, सामान का पैसा तो देना ही चाहिए। फिर भी कुछ पल चुप रहने के बाद चंदा ने फिर से धीमी और बेहद मीठी आवाज में बात करना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जो सुनने में तो बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन जैसे किसी आने वाले खतरे को बड़ी चालाकी से छुपा रही हो। वैसे मेरा नाम चंदा है, प्यार से मुझे लोग चंदा दीदी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा।
दुकान से बाहर निकलकर जाते समय जैसे ही सोमेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उसके पूरे शरीर में अचानक सिहरन सी दौड़ गई। लालटेन की हल्की पीली रोशनी में उसे उस औरत की परछाई अस्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा लंबी दिखाई दे रही थी, जैसे वह जमीन पर दूर तक फैली जा रही हो। सोमेश ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से चावल का थैला उठाकर वहां से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह चुपचाप चलता रहा। सोमेश को यह पता नहीं था कि अनजाने में कितने बड़े खतरों से बचकर वह घर वापस जा रहा था। रात जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही सोमेश डाकखाने पहुंच गया। डाकखाने के बाहर ही रामदीन काका खड़े दिखाई दिए। उन्होंने सोमेश को देखते ही उसे पास बुलाया, जैसे उन्हें उससे कोई जरूरी बात करनी हो। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। बड़े बाबू, आज मैं शायद थोड़ा जल्दी घर चला जाऊं। इतनी जल्दी क्यों रामदीन? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? बड़े बाबू, कल रात गांव में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। लोग कह रहे हैं कि कई सालों से दबा हुआ पुराना साया फिर से लौट आया है। इसी वजह से गांव में डर का माहौल है। इसलिए सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कल रात? तुम ठीक से बता क्यों नहीं रहे हो? आखिर मामला क्या है? बड़े बाबू, ऐसी बातें मुंह से निकालना ठीक नहीं माना जाता, अपशकुन माना जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हालात ठीक नहीं लग रहे। अगर हो सके तो आप भी आज थोड़ा जल्दी घर चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, अगर बात इतनी गंभीर है तो मैं ध्यान रखूंगा। तुम भी संभल कर रहना, और अगर कुछ और पता चले तो मुझे जरूर बताना। सोमेश पूरे दिन किसी गहरी सोच में डूबा रहा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इसीलिए वह चुपचाप डाकखाने में अपना काम करता रहा। देखते ही देखते दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम ढलते ही सोमेश घर की तरफ लौट गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, रागिनी खाना बना रही थी। अरे, आज आप जल्दी घर आ गए। अच्छा ही हुआ। मैं सोच ही रही थी कि कब तक इंतजार करूं। घर में तेल भी लगभग खत्म होने वाला है। आज नहीं तो कल, लेकिन शाम के समय उस दुकान से तेल लाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, कम से कम आराम तो कर लेंगे। उसी समय घर के बाहर से किसी अनजान आदमी की आवाज आई, जैसे कोई सोमेश को बाहर से बुला रहा हो। डाक बाबू हैं क्या? घर पर हैं क्या? मैं गांव से आया हूँ, सोचा उनसे मिल लूं। नए नए आए हैं ना, तो जान पहचान भी हो जाएगी। आवाज सुनकर सोमेश और रागिनी दोनों घर के बाहर गए। सोमेश जैसे ही बाहर निकला, उसके सामने गांव का ही एक दुबला पतला आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैं यहीं आपके बगल वाले घर में रहता हूँ, सोचा आपसे मिलकर थोड़ी जान पहचान कर लूं। आखिर गांव के इकलौते डाक बाबू आप ही हैं। गांव में कोई नया आता है तो हम लोग हालचाल पूछ लेते हैं। अगर आपको यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बता दीजिएगा। बात करते करते बंसी के चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर होने लगे। बाबू, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सांझ ढलने के बाद आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। गांव के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? और तुम इतनी गंभीर बात क्यों कर रहे हो? पहले भी मैंने कुछ सुना था। साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या था इस गांव में? बाबू, कई साल पहले इस गांव में चंदा नाम की एक औरत रहती थी। उम्र रही होगी करीब 30-32 साल। देखने में बहुत सीधी साधी लगती थी। रेल लाइन के पास उसकी छोटी सी दुकान थी। उसका व्यवहार इतना मीठा था कि लोग उसे प्यार से चंदा दीदी कहते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक गांव की एक लड़की गायब हो गई। फिर हर अमावस्या की रात जवान लड़के लड़कियां गायब होने लगे। हे भगवान, फिर किसी को शक नहीं हुआ उस पर? एक दिन गांव के ही एक आदमी ने छिपकर देखा कि चंदा अपनी दुकान के पीछे काला जादू कर रही थी।
तब गांव वालों को समझ आ गया कि गायब हुए बच्चों के पीछे उसी का हाथ था। गांव वाले गुस्से से पागल हो गए और सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। क्रोध में उसकी जान चली गई। फिर गांव के एक वृद्ध सन्यासी के कहने पर उसी दुकान के पास उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसकी आत्मा को बांधने के लिए दुकान के सामने एक मिट्टी की हांडी अभिमंत्रित करके रखी गई। तो फिर अब डर किस बात का है? डर इसी बात का है बाबू। करीब 20 साल बाद कल रात किसी नासमझ ने वो हांडी तोड़ दी और चंदा की आत्मा आजाद हो गई। कल रात गांव के एक आदमी को उसने हवा में उठाकर फेंक दिया और कहा कि जाकर गांव वालों को बता दे मैं वापस आ गई हूं। इसीलिए कह रहा हूं बाबू, शाम के बाद बाहर मत निकलिए। बंसी की आखिरी बातें सोमेश ठीक से सुन भी नहीं पाया, लेकिन अब उसके सामने सच साफ होने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि वह एक बड़े धोखे का शिकार हो चुका है। चंदा ने उसे भरोसे में लेकर उससे वही करवाया जो वह चाहती थी। बाबू, आप अचानक इतने शांत क्यों हो गए? क्या बात आपके मन में चल रही है? मैं आपसे एक जरूरी बात छिपाना नहीं चाहता। सच ये है कि जो ये बड़ा खतरा गांव पर मंडरा रहा है, उसमें मेरी भी गलती जुड़ी हुई है। मुझसे अनजाने में ऐसी भूल हो गई जिसका अंजाम इतना भयानक होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबू, आपकी बात सुनकर मैं और उलझ गया हूँ। आप साफ साफ बताइए, आखिर ऐसा क्या हो गया? सोमेश ने गांव में आने के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब बंसी को विस्तार से बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने उस मिट्टी की हांडी को बेकार कचरा समझकर लात मारकर तोड़ दिया था। यह सब बताते हुए सोमेश का चेहरा उतर गया। ओह, तो ये सब आपकी वजह से हुआ है बड़े बाबू। आपकी इस बड़ी गलती की वजह से आज पूरा गांव संकट में आ गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि अब मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। सोमेश और बंसी गांव के पूर्व दिशा में रहने वाले सिद्ध बाबा के आश्रम की तरफ निकल पड़े। सिद्ध बाबा अपने आंगन में बैठे हुए संध्या पूजा की तैयारी कर रहे थे। सोमेश ने उन्हें सारी बात विस्तार से बता दी।